नमस्कार, प्रणाम। तो सरकारी मनोरंजन के सरकारी राज्य व्यवस्थित समान ज्ञान यात्री में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नम्र है, प्रणाम है। हम लोग पिछली कक्षा में देखा कि नगर पालिकाओं का गठन कैसे किया जाना है और आरक्षण तक पहुंच गए थे कि आरक्षण भी नगर पालिकाओं में दिया जाता है। तो उसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। दलित आदिवासियों के लिए उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। यदि अनुसूचित जातियों की संख्या 30% और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 21% है तो उसके लिए क्रमशः 30% और 21% स्थान आरक्षित होते हैं। बिहार में वर्ष 2007 से त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगर निगमों और नगर निकायों के सभी कोटि के पदों पर महिलाओं के लिए 50% तथा पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। यह विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता है कि वह इस बात का निर्णय करें कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किस प्रकार होगा। अब हम लोग नगर पालिका के अवधि और शक्तियां के बारे में कुछ जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक नगर पालिका को अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करती है, किंतु उसका विघटन विधि के अनुसार अवधि समाप्त होने से पहले भी किया जा सकता है। विघटन के पहले नगर पालिका को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। निर्वाचन अवधि 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व नगर पालिका का गठन हो जाना चाहिए। यदि नगर पालिका को उसकी अवधि के पहले खत्म कर दिया जाता है तो निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर कर दिया जाना चाहिए। 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित नगर पालिका जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होती है, किंतु यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं होता है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वे नगर पालिकाओं को ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में उनके कार्य करने के लिए आवश्यक हो। यह अनुच्छेद 243 के अनुसार है। अब हम ये देखते हैं कि नगर पालिकाओं को कौन से उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। दूसरा, 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 मदे हैं, जैसे कि भूमि के उपयोग का विनियमन, नगर योजना, मार्ग और पुल, लोक स्वास्थ्य, जल प्रदाय, अग्निशमन सेवाएं, मलिन बस्ती योजना, नगर वानिकी योजना इत्यादि। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर, पथकर, शुल्क आदि उगाही करने और उनका संग्रह करने तथा उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित शुल्क, कर आदि नगर पालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकते हैं। राज्य की जमा निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अब नगर पालिका वित्त आयोग राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने तथा इसके बारे में सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करने का प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुच्छेद 243 म। तो इसके बाद हम देखते हैं योजना समितियां। संविधान में 47वें संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी।
इस संशोधन अधिनियम में यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में 2 समितियां जिला स्तर पर जिला योजना समिति तथा प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। यह अनुच्छेद 243 य घ और 243 य ng में उद्धृत है। राज्य विधानमंडल द्वारा समिति के गठन और उसके स्थानों के भरे जाने के विषय में उपबंध किया गया है, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि जिला योजना समिति की दशा में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पंचायत और जिलों की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएं। उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। महानगर योजना समिति की दशा में समिति के कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों के सदस्य और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाते हैं। स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होती हैं। तो ये सब जानकारियां हमारा नगर पालिका से संबंधित थी। अब हम थोड़ा पटना नगर निगम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार ने 1922 ईस्वी के नगर पालिका नियम के अनुसार नगर पालिकाओं की स्थापना की थी। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। पटना नगर निगम का एक महापौर, मेयर बोलते हैं जिसको, तथा एक महापौर, उप महापौर, डिप्टी मेयर होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पटना नगर निगम का गठन निगम परिषद, निगम समितियां तथा प्रमुख शासकीय पदाधिकारियों को मिलाकर किया जाता है। पटना नगर के आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, सरकारी अनुदान और शुल्क हैं। इसी तरह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, आज बड़े शहरों में योजनाबद्ध विकास का जिम्मा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने ले लिया है। इनका कार्य शहरों का आधुनिकीकरण व चतुर्दिक विकास होता है। उन्नयन न्यास शहरों के विकास के लिए बनाए जाते हैं तथा नगरों के आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, सफाई, सौंदर्यीकरण तथा योजनाबद्ध निर्माण के लिए कार्य करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र समितियां, इन समितियों की स्थापना उन छोटे छोटे शहरों में की जाती हैं जहां नगर पालिका व्यवस्था उपयुक्त नहीं समझी जाती हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना का उद्देश्य वहां बाद में नगर पालिका को स्थापित करना होता है। समिति उन सभी कार्यों को करती हैं जो नगर पालिका कर सकती हैं। और छावनी बोर्ड केंद्र शासित क्षेत्र होता है तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। अभी देश में 63 छावनी परिषद कार्यरत हैं। 1924 में छावनी अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अनुसार छावनी के प्रबंधन के लिए छावनी परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। आवास परिषदों का गठन सार्वजनिक आवास की परियोजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए किया जाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगर पालिका, टाउन एरिया तथा अधिसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया आदि स्थानीय निकायों में महिलाओं, पिछड़ों वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक द्वारा राज्य विधान सभाओं को नगर निकायों के लिए आर्थिक विकास योजना बनाने तथा कर एवं शुल्क की वसूली एवं उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।